बड़ी खबर है, उत्तराखंड में लव जिहाद के बढ़ते मामलों पर सीएम धामी सख्त हो गए हैं और सीएम धामी ने डीजीपी उत्तराखंड अशोक कुमार को आदेश दिया है। लव जिहाद के मामलों में सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं मुख्यमंत्री की ओर से। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। गौचर, पुरौला और विकासनगर क्षेत्र में आए थे लव जिहाद के मामले और इस बाबत अब मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के पुलिस प्रमुख उनके डीजीपी अशोक कुमार को सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए। गौचर, पुरौला और विकासनगर इलाकों में इस प्रकार के मामले सामने आए थे और उसके बाद अब मुख्यमंत्री सख्त है। गाजियाबाद गेमिंग ऐप धर्मांतरण मॉड्यूल की जांच एनआईए कर सकती है। केंद्र सरकार की अलग अलग एजेंसियों ने इस पर काम भी शुरू कर दिया है। जांच में पाकिस्तान के एक यूट्यूब चैनल यूथ क्लब का नाम भी सामने आया है। आईबी के साथ साथ एनआईए भी इस मामले की जांच कर सकती है। तो इस गेमिंग ऐप मामले की जांच अब एनआईए यानी कि देश की जो प्रीमियर एंटी टेरर एजेंसी है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, वो कर सकती है और आईबी के साथ मिलकर इस मामले की जांच कर सकती है। गेमिंग ऐप धर्मांतरण मॉड्यूल की जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कर सकती है इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ मिलकर। गाजियाबाद का यह प्रकरण केंद्र सरकार की अलग अलग एजेंसियों ने काम शुरू कर दिया है और जांच में पाकिस्तान के एक यूट्यूब चैनल यूथ क्लब का नाम भी सामने आ रहा है। ये बड़ी खबर। ये पूरा प्रकरण क्या है आपको बता रहे हैं। धर्मांतरण के गेमिंग मॉड्यूल की जांच गाजियाबाद में ऑन है। इसमें धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। ऑनलाइन गेम के जरिए ब्रेन वॉश किया जाता था और ब्रेन वॉश करके इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया गया। ऐसी बातें निकलकर सामने आई हैं। अब तक 4 नाबालिग किशोरों के धर्म परिवर्तन की बात भी सामने आई है और धर्मांतरण के आरोपी फ्रंट नाइट गेमिंग ऐप पर एक्टिव थे, ये तथ्य भी सामने आ रहा है। इसलिए इस मामले की जांच कर सकती है एनआईए, आईबी के साथ मिलकर जांच कर सकती है। पाकिस्तान बेस्ड एक यूट्यूब चैनल की बात सामने आ रही है जो इसमें इन्वॉल्व है और ये केंद्र सरकार की 2 अलग अलग एजेंसियां इस पर काम कर सकती हैं। आइए और विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं इस सारे प्रकरण के बारे में, जो जांच अब तक हुई है उसके बारे में या जो जांच आगे होने जा रही है उसके बारे में। शक्ति सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और शक्ति, में देख पा रहा हूं कि आपके साथ पुलिस ऑफिसर भी हैं, तो इनका परिचय भी दें और क्या जानकारी आपको इस वक्त प्राप्त हो रही है जांच के संबंध में वो भी बताएं। देखिए, बिल्कुल अब एनआईए भी इस पूरे मामले की जांच कर सकती है क्योंकि पहले से ही गृह मंत्रालय नजर रखे हुए है और आईबी भी इसमें लगातार, जो गाजियाबाद पुलिस है उसके टच में। सेंट्रल एजेंसी जितनी भी हैं ज्यादातर इस पूरे मामले पर निगाहें रखी हुई हैं। अब एनआईए भी इस मामले में आने वाली। हमारे साथ बात करने के लिए डीसीपी सिटी हैं निपुण अग्रवाल, जिनकी टीम ने और जिन्होंने इस पूरे मामले का खुलासा किया। पहले शुरुआत होती है एक बच्चे से, एक बच्चे के बाद इसमें 4 बच्चे कनेक्ट होते हैं कि 4 बच्चों का धर्मांतरण हुआ और अब इसमें 5वें बच्चे का भी नाम आ गया है जो कि मुंबई का रहने वाला। बात करने के लिए डीसीपी सिटी निपुण अग्रवाल है। सर, अब तक की क्या अपडेट है, अगर अपडेट की बात की जाए, और शहनवाज की गिरफ्तारी के लिए कितनी टीमें आपकी मुंबई में, और बताया जा रहा है कि अब एनआईए भी इस पूरे मामले में जांच कर सकती है। देखिए, 30 तारीख को इसमें हमने तत्काल ही अभियोग पंजीकृत करा था जिसमें कि 2 नामजद थे। एक अब्दुल रहमान नामक मौलवी की गिरफ्तारी कर ली थी और शहनवाज उर्फ बद्दो की गिरफ्तारी हेतु हमारी टीम महाराष्ट्र में है। इसमें हमें पूछताछ में पता है कि 5 नाबालिग बच्चे जिनके धर्मांतरण की बात सामने आई है, जिसमें कि 2 गाजियाबाद के हैं, एक पंजाब का है, एक हरियाणा का और एक मुंबई का नया अभी नाबालिग बच्चा निकल कर आया है। सर, इसमें अपडेट, इसमें ये भी जानकारी मिल रही है कि आपके पास गुजरात से, मतलब कई राज्यों से फोन आ रहे शुरू हो गए हैं और ये कहा जा रहा है कि मुंबई में 400 लोगों का धर्मांतरण कराया गया। कुछ आपके पास चैट्स भी भेजे हैं, कुछ वीडियोस भी भेजे हैं। किस तरह के कॉल आए और किस तरह की जानकारी आपसे साझा की गई है, क्योंकि मामला बड़ा होता जा रहा है। शुरुआत 1 से हुई और मामला पहुंच जा रहा है सैकड़ों की तादाद में। गुजरात से 1-2 लोगों का फ़ोन आया जिन्होंने कुछ हमको इंटेल शेयर करा है, कुछ इनपुट शेयर करे हैं। वो बता रहे हैं कि मुमरा क्षेत्र में लगभग 400 लोगों का धर्मांतरण कराया गया है, बट इनको अभी वेरीफाई करना भी बाकी है। सर, अब तक कितने बच्चों का, आपके पास कितने बच्चों का डाटा है कि कितने बच्चों का इसमें करेक्ट हो चुके हैं कि धर्मांतरण कराया गया है? देखिए, 400 लोग, 4 बच्चों का अभी हमारे पहले सूचना मिली थी। अभी एक बच्चा और नाबालिग बच्चा है, 5 टोटल हो गए हैं और बाकी सबकी अभी पूछताछ में हमको और इसके बारे में पता लगेगा। सर, किस तरह से खुलासा हुआ इस पूरे मामले की अगर बात की जाए, और सेंट्रल एजेंसी के तौर पे क्या पूछा जा रहा है आपसे, किस तरह की रिपोर्ट्स आपसे मांगी जा रही हैं? देखिए, अभी तो एक सेंट्रल एजेंसी और एक स्टेट लेवल की एजेंसी है जिससे हमारा करस्पॉन्डेंस है और बाकी एनआईए की पुष्टि अभी हम नहीं कर पाएंगे।
सर खुलासा किस तरह से, वो खुलासे के बारे में जानना चाहते हैं आपसे, क्योंकि एक ऑनलाइन गेम के जरिए धर्मांतरण, ब्रेन वॉश बच्चे का कर दिया जाता है, क्योंकि आजकल ज़्यादा बच्चों के हाथ में मोबाइल देखने को मिलते हैं और घर में भी माता पिता का मोबाइल लेके बच्चे गेम खेलते हैं। देखिए, जितने भी बच्चे हमारे सामने आए हैं ये ज़्यादातर कोरोना के समय एडिक्ट हुए थे, गेमिंग एप्लीकेशन यूज़ करते थे, उसके बाद ये डिस्कॉर्ड नाम के चैट इंजन पे आए हैं, तो कहीं ना कहीं ये उस समय एडिक्ट हुए थे और ये इन्फ्लुएंस हुए थे। उसके बाद इनके पेरेंट्स ने ये इशू रेस करा, यहाँ पे गाजियाबाद में एक नाबालिग जैन बच्चा जिसके फादर ने इशू रेस करा, जिसके बाद ही हमने इसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत करा और कार्रवाई करी है। इसमें सर यूरोप और पाकिस्तान का क्या रोल अभी तक निकल कर आया है, क्योंकि यूरोप में ही बताया जा रहा है कि जो बच्चे ईसाई धर्म के थे उन्हें भी कन्वर्ट करके मुस्लिम बनाया गया है, और पाकिस्तान का कोई यूट्यूब चैनल भी बताया जा रहा है। एक माइनर कन्वर्ट बच्चे ने बताया है कि वो यूथ क्लब नाम का एक यूट्यूब चैनल था, इसको सब्सक्राइब कर रखा था और उससे काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ था। जब इसको चेक करा गया तो ये पाकिस्तान बेस्ड यूट्यूब चैनल है, तो हमने हायर एजेंसीज के साथ ये इंटेल शेयर कर दिया है। आगे की जांच किस तरह से बढ़ाई जाएगी, क्योंकि मामला कुछ पेचीदा होता जा रहा है, एक नहीं दो नहीं अब 400 तक की सूचना मिल रही है। 400 तो वही हो गए जो बताया गया, आपके पास सबूत दिए जा रहे हैं, तो किस तरीके से अब आप लोग आगे बढ़ रहे हैं और आपकी कितनी टीमें इस समय मुंबई में हैं, और जो ये शहनवाज जिसकी उम्र भी ज़्यादा नहीं है, जो कि धर्मगुरु बन गया और धर्मगुरु बनने के बाद इस षड्यंत्र को रचने लगा कि ये बच्चों को इस तरह की शिक्षा देने लगा, तो अभी तक कितनी पुलिस से दूर है ये शहनवाज? देखिए, मुमरा थाना क्षेत्र में जो कन्वर्जन की बात आई है उसकी इंटेल हमने मुंबई पुलिस के साथ शेयर कर दी है। इसके साथ ही शहनवाज के जितने भी क्लोज कॉन्टैक्ट हैं वो हमारे टच में, हमारी कई टीम्स अलग अलग राज्यों में दबिशें दे रही हैं। जल्दी ही शहनवाज की गिरफ्तारी ठीक है। शक्ति, आगे बताया जा रहा है कि जो बच्चा फरीदाबाद का जिस बच्चे का नाम आया था, आप जो बात कर रहे हैं उसमें ये बात तो बहुत स्पष्ट सामने आ गई कि पुलिस बहुत शिद्दत के साथ इसकी जांच में लगी हुई है, और ये बता रहे हैं कि एक सेंट्रल लेवल की एजेंसी और एक स्टेट लेवल की एजेंसी के साथ इनकी बातचीत लगातार हो रही है, पुलिस लगातार संपर्क में है, और एनआईए के बारे में अभी तक कुछ ऑफिशियल नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद शक्ति सिंह आपका इस बातचीत के लिए, महत्वपूर्ण बातचीत इस सारे प्रकरण से जुड़ी हुई। आगे बढ़ते हैं, राजनीतिक खबरों का रुख करते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अब से थोड़ी देर में नोएडा में टिफिन पर बैठक करेंगे, और इसमें प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, सांसद महेश शर्मा के साथ सभी विधायक और पार्टी के पदाधिकारी शामिल होंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने को लेकर संवाद करेंगे और लोकसभा चुनाव के मिशन 80 पर भी चर्चा करेंगे। इस बैठक में करीब 200 से ज्यादा कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। इसमें पूर्व मंत्री, सांसद, विधायक और पुराने कार्यकर्ताओं को भी बुलाया गया है। इनमें वो भी शामिल होंगे जिनके पास कभी कोई पद भी रहा होगा, और ऐसे सभी कार्यकर्ताओं के साथ लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। साथ साथ पश्चिम यूपी में जमीनी हकीकत क्या है इसकी भी जानकारी प्राप्त की जाएगी। सबसे पहले आपको बताते हैं कि टिफिन पर चर्चा का मकसद क्या है। सभी 80 लोकसभा सीटों पर जीत की रणनीति के लिए टिफिन पर चर्चा की जानी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और ब्रज क्षेत्र की 27 लोकसभा सीटों को जीतने पर फोकस रहेगा। दलित मुस्लिम बहुल 7 लोकसभा सीटों पर कमल कैसे खिलाया जाए इस पर इसमें चर्चा होगी, और यह है सहारनपुर, बिजनौर, नगीना, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, इन सीटों को जीतने का लक्ष्य है। तो ऐसे पश्चिम और ब्रज क्षेत्र की 27 सीटों में फिलहाल 20 भाजपा के पास हैं मौजूदा लोकसभा में। पश्चिम और ब्रज क्षेत्र के 6 मंडलों में 136 विधानसभा सीटें आती हैं, और हर विधानसभा के हर बूथ पर जीत की रणनीति तय करी जाएगी। दलित और पिछड़ा वर्ग के वोटर्स को साथ जोड़ना इस बैठक का इस चर्चा का एक मकसद होगा, और मुस्लिम वोटर्स को साथ लाने पर भी अहम फोकस रखा जाएगा। अब आपको बताते हैं कि टिफिन पर चर्चा के दौरान क्या होगा। तो जान लीजिए कि यूपी की हर लोकसभा सीट पर टिफिन पर चर्चा का आयोजन होगा, और इस अभियान के अंतर्गत कार्यकर्ता घर से टिफिन लेकर आएंगे, और टिफिन खाते वक्त भाजपा सरकार के कामकाज पर बात होगी, चर्चा होगी। टिफिन बैठक के जरिए नाराज कार्यकर्ताओं को मनाया जाएगा, और मनाने के बाद कार्यकर्ताओं को जनसंपर्क अभियान में भी जोड़ा जाएगा। घर बैठे कार्यकर्ताओं को जनसंपर्क अभियान से जोड़ना भी इस चर्चा का मकसद है, और 2024 के चुनाव में जीत के लिए जेपी नड्डा जीत की रणनीति इसी चर्चा पर बनाएंगे। भाजपा के लिए 14 लोकसभा सीटें क्यों अहम है, ये जान लेना भी आपके लिए जरूरी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने उत्तर प्रदेश में 80 में 64 सीटें जीती थीं, और जून 2022 के उपचुनाव में भाजपा ने आजमगढ़ और रामपुर सीट भी जीत ली। अब यूपी की बाकी 14 लोकसभा सीटों को जीतना भाजपा का लक्ष्य है, समझा जा सकता है। 2019 लोकसभा चुनाव में अंबेडकर नगर सीट भाजपा हार गई थी।
5 विधानसभा सीटें भी 2022 के चुनाव में यहीं की भाजपा हार गई। भाजपा के लिए अंबेडकर नगर लोकसभा सीट इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। श्रावस्ती लोकसभा सीट भाजपा सिर्फ 5000 वोटों के अंतर से हार गई। 2019 के चुनाव में सहारनपुर सीट 22000 वोटों से हारी थी भाजपा, और बिजनौर लोकसभा सीट भी 70000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। संभल लोकसभा सीट भाजपा 1.5 लाख से भी ज्यादा वोटों से हारी थी, यह अंतर पड़ा था। मुरादाबाद लोकसभा सीट भाजपा 95000 से ज्यादा वोटों से हार गई थी। अमरोहा लोकसभा सीट भाजपा 75000 से ज्यादा वोटों से हारी थी। तो ये स्थिति है। अब तो चर्चा का जो आज केंद्र है नोएडा, वहीं पर लिए चलते हैं आपको। अविनाश तिवारी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए उनसे ताज़ा अपडेट्स प्राप्त करते हैं और उनसे जानकारी हासिल करते हैं कि वो क्या वहां पर होता हुआ देख रहे हैं। अविनाश। देखिए राजेंद्र, तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यहाँ पे मैं नोएडा के एलपीएस ग्लोबल स्कूल पे हूँ और यहीं पे बैठक होनी है। आप देख सकते हैं कि तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं वो इंतजार कर रहे हैं इस वक्त पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आगमन का। यहाँ पे जो पदाधिकारी हैं वो आ चुके हैं। क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया की बात करें या संगठन महामंत्री धर्मपाल की बात करें या इसके अलावा अगर बात करें तो तमाम सारे जो स्थानीय विधायक हैं, सांसद हैं, वो सभी लोग यहाँ पे आ चुके हैं। तस्वीरें आप ये देख सकते हैं कि ये मेन एंट्रेंस गेट की है और यहाँ पे बड़े बड़े होर्डिंग्स बैनर्स लगाए गए हैं कि जिससे कि जो तमाम सारे कार्यकर्ता आ रहे हैं उनका प्रवेश अंदर किया जा रहा है। कुल 135 कार्यकर्ता को यहाँ पे बुलाया गया। बाकी जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनको यहाँ पे बुलाया गया, यानी कि क्षेत्रीय अध्यक्ष, क्षेत्रीय महामंत्री, इसके अलावा अगर बात करें तो कुछ जिला अध्यक्षों को भी बुलाया गया है और इसके अलावा अगर बात करें तो नोएडा के तमाम तरह विधायक, सांसद, इन सभी लोगों को यहाँ पे बुलाया गया है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पे पंकज सिंह मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं इस वक्त और जो इंतजार है वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आगमन का ही है और यहाँ पे तैयारियां सारी कर ली गई। सभी लोग अपने अपने घरों से टिफिन लेकर के आ रहे हैं और सभी लोग अपने घर से जो टिफिन लेकर के आ रहे हैं वही टिफिन यहाँ पे बैठकर सब लोग एक साथ खाएंगे, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी रहेंगे, सभी जो स्थानीय सांसद है वो यहाँ पे रहेंगे। चाहे गौतम बुद्ध नगर की बात करें, लोकसभा, राज्यसभा, सभी विधायक यहाँ पे मौजूद रहेंगे गौतम बुद्ध नगर के और इसके अलावा जो क्षेत्रीय टीम की पदाधिकारी है वो यहाँ पे मौजूद रहेंगे। और कुल 135 ऐसे लोग हैं जो पार्टी से जुड़े हुए हैं, प्रबुद्ध जन के लोग हैं, उनको यहाँ पे बुलाया गया है जो यहाँ पे पहुंच करके अगर बात करें तो तमाम तरीके से सहभोज करेंगे। और इंतजार अब हो रहा है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का, इधर से आगमन होना है। आप देख सकते हैं तस्वीरें इस वक्त। इंतजार सिर्फ और सिर्फ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का यहाँ पे हो रहा है, चूंकि जो वक्त था 12 बजे का समय दिया गया था और इस वक्त 12:15 बज रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 10 से 15 मिनट में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पे आ जाएंगे और फिर उसके बाद जो ये सहभोज का कार्यक्रम है उसकी शुरुआत होगी। और जो मंथन है वो इसी बात को लेकर के होगा कि 80 में से 80 सीट कैसे जीतनी है, चूंकि महत्वपूर्ण है। बीजेपी ने सबसे बड़ा टारगेट उत्तर प्रदेश में रखा है सभी लोकसभा सीट जीतने का, तो लिहाजा उसको किस तरीके से अर्जित किया जाए, किस तरीके से बिसात बिछाई जाए जिससे कि जो तमाम सारे विपक्षी दल है वो भी अगर एक हो जाते हैं तो बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इन तमाम सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ पे चर्चा की जाएगी और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य ये होगा कि जो 9 साल के कार्य हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में उसको जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, जिससे कि आम जनमानस में संदेश जाए कि बीजेपी ने विकास किया है, बीजेपी ने जनहित के कार्य किए हैं और बीजेपी को ही आगे चुनना है। तो ये मकसद रहेगा और इसी मकसद के साथ आज यहाँ पे बैठा हुई तस्वीरें यहाँ पे देखिए। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आने की जो है कुछ ही वक्त बचे हुए हैं और तस्वीरें आप ये भी देख सकते हैं कि सब लोग अपने घरों से टिफिन लेकर आ रहे हैं। देखिए ये टिफिन इस तरीके से आ रहे हैं और ये टिफिन ऊपर जाएंगे और फिर यहाँ पे जो पदाधिकारी हैं वो सहभोज में शामिल होंगे। तो सब लोग अपने अपने घरों से टिफिन लेकर के आ रहे हैं। जी देखिए, ये भाजपा के संगठन की ताकत है विनाश। कैसे कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाए, कैसे कार्यकर्ताओं को ऊर्जावान रखा जाए, कैसे कार्यकर्ताओं का आपस में समन्वय बेहतर किया जाए और कैसे जो पार्टी के नेतृत्व की तरफ से जो संदेश है वो पहुंचाया जाए लोगों तक और उसके लिए क्या कार्यक्रम आयोजित किया जाए, उसका एक बड़ा अनूठा उदाहरण है जिसकी आप तस्वीरें दिखा रहे हैं अविनाश। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल इन तस्वीरों के लिए। आप बता रहे हैं कि कुछ ही मिनटों में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पर पहुंचने वाले हैं। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा है कि आज की मीटिंग में भाजपा 24 के चुनाव में 80 में से 80 सीटें कैसे जीतेगी इस पर ही बात होनी। जनसंपर्क महाअभियान तय किया है जो 30 मई से प्रारंभ होकर 30 जून तक चलेगा। उसमें अलग अलग चाहे लोकसभा स्तर के कार्यक्रम हो, चाहे विधानसभा स्तर के कार्यक्रम हो, चाहे बूथों पर कार्यक्रम हो, हमारी पार्टी ने जनता से संपर्क और संवाद के कार्यक्रम तय किए। सभी विधानसभाओं में एक वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक और ऐसे अनुभवी जिन्होंने लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी की इस विकास यात्रा को यहाँ तक पहुँचाने में अपना योगदान किया। नोएडा में नोएडा विधानसभा की बैठक में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन हम सब लोगों को मिलेगा और मुझे विश्वास है कि आज की बैठक के माध्यम से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे और जो हमारा संकल्प है भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का
हम लोग संकल्पित हैं, हम लोग पूरा संकल्प को पूरा करेंगे। जो 100% लोकसभा की 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने का भारतीय जनता पार्टी का योगी जी के नेतृत्व में और मोदी जी के नेतृत्व में जीतने का संकल्प है, उसे पूरा करेंगे। टिफिन पर चर्चा पर नोएडा विधायक पंकज सिंह ने कहा कि आज की बैठक में सभी लोग कार्यकर्ताओं की तरह सहभोज करेंगे और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया जाएगा। पंकज सिंह जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। सर, किस तरीके से आज भोज से क्या मंत्र निकलेगा जो 80+ सीट जीतने में कामयाबी दिलाएगा? देखिए, अपने सीनियर वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन मिलता है तो हमारे कार्यकर्ताओं को मोटिवेशन तो मिलता ही है। और जो हमारा लक्ष्य है कि 80 सीटें जीत कर उत्तर प्रदेश से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर से तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाए हम सब लोग, यह संकल्प हम लोगों के मन में जो है, तो उसे कैसे हम लोगों को अचीव करना है, पार्टी किस दिशा में चलेगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन मिलेगा तो कार्यकर्ताओं के लिए भी सहूलियत होती है, उनको भी मोटिवेशन मिलता है। देखिए, पार्टी में तो हमेशा हमारे यहाँ पर सभी, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हों, चाहे वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हों, कोई भी बड़े नेता हों, वह उनके मन में जब लोगों के बीच में बैठते हैं तो एक कार्यकर्ता का ही भाव के साथ बैठते हैं। कोई यहाँ पर अंतर नहीं है, कोई दूरी नहीं है। दायित्व तो अलग अलग सभी लोगों का हो सकता है, लेकिन सबके मन में सिर्फ और सिर्फ पार्टी को मजबूत करना और पार्टी को मजबूत करके इस देश को और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाना, ये राष्ट्रवाद की विचारधारा को अपने मन में संजोकर आगे बढ़ना, ये हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का उद्देश्य और लक्ष्य होता है। लेकिन लोकतंत्र में उसके लिए वो स्वतंत्र हैं, कुछ कहने के लिए, कोई कार्यक्रम करने के लिए वो बिल्कुल करें, लेकिन इतना तय है कि क्रेडिबिलिटी आज समाजवादी पार्टी की अब 0 हो गई। समाजवादी पार्टी की क्रेडिबिलिटी 0 हो चुकी है। दर्शन रोहित के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, नोएडा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।